तो ये बात है 9 अगस्त 2025 की। मेरे घड़ी में उस समय 7 बज रहे थे, ठीक 7 बज रहे थे। और ऐसे कोई नई बात नहीं है कि मैं वापस कॉलेज से पीजी चल के आ रहा था। मैं डेली आता हूँ, और मैं डेली जब भी कॉलेज से पीजी चल के आता हूँ, मैं चल के इसलिए आ पाता हूँ क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ। और जब भी मैं गाने सुनता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन गानों में खो जाऊं, इस कदर खो जाऊं कि कान से सुने हुए गाने मेरे दिमाग को आगे बढ़ते रहने का सिग्नल दें, और मेरे दिल को वो गाने सुनते रहने का, या वो गाने चेंज ना करने का। मैं एक ही बात को ना बार बार सोचे जा रहा था, और वो बात थी उसी दिन के 4:30 बजे की। तो मेरा एक दोस्त है जो क्लब्स में ना टेबल ऑर्गेनाइज करवाता है। जो भी लोग मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, मतलब सबको पता ही होगा इस बारे में। तो वो उसका वो काम है, तो उसका काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना। इसी चलते उसने मुझे भी पूछ लिया, लेकिन ना मैं पीता हूँ ना मैं फूकता हूँ, तो कोई जाने का फायदा नहीं था। तो ऑब्वियसली मैंने उसे मना कर दिया उस टाइम। लेकिन मेरे दिमाग में ना ऐसे क्यूरियोसिटी सी हो गई कि ये काम क्या है, करता क्या है, इससे जरा पूछूं इसके बारे में। तो मैं गया उसके पास और मैंने उसको कहा कि मतलब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, तू बता दे इन सब चीज़ों के बारे में मुझे। तो उसने ना मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया। उसने मुझे ये बताया कि जिन क्लब्स में वो जाता है, उन क्लब्स में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं। वो सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा होता है। और ये उसके शब्द हैं। ये लाइन सुनते ही मैं कहा बस एक चीज़ है, मतलब बचपन से ही मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि मुझे नाम कमाने का मौका मिले। और पता है, 3 चीज़ जो मैं डेली भगवान से मांगने की कोशिश करता हूँ, उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूँ। दूसरी कि मेरे पास बहुत सारे फैंस हो और बहुत पैसा हो। दूसरी मैं 2 चीज़ इसलिए मांगता हूँ क्योंकि दो दो। और तीसरी कि ये सब चीज़ें मुझे जल्दी ना मिले, क्योंकि अक्सर जो चीज़ आपको जल्दी मिल जाती है उसकी आपको अहमियत पता नहीं चलती है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मुझे जो भी चीज़ मिले, मुझे हमेशा ये फील हो कि मैं वो डिज़र्व करता हूँ। और ये तभी होगा जब कोई बहुत मेहनत के बाद आपको चीज़ मिली हो। ज़रूरी नहीं है कि मेहनत के बाद ही मिले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी ना मिले। जल्दी का काम शैतान का। इसका फ़ायदा पता है क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं लंबे समय तक अपने ख्वाबों को जी पाऊंगा, और उनका फ़ायदा उठा पाऊंगा। फ़ायदे में ही फ़ायदा होगा। इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स ईजी टू ड्रीम बट इट्स हार्ड टू कीप ड्रीमिंग। देखो, मैं ड्रीम्स की बातें आती हैं तो मैं कुछ भी बोलने लगता हूँ, लेकिन इट कम्स फ्रॉम माई हार्ट, सो इट मेक्स सेंस समटाइम्स। पता है, जब उसने ये कहा कि, मतलब मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब उसने ये कहा कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा होता है, तो मुझे एक बात याद आई कि जब भी मैं किसी को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि काश इनकी जगह मैं होता, या मैं भी कर सकता हूँ ऐसे। मैं जानता हूँ सब सोचते होंगे, कह सकते हो आप कि मैं चलता हूँ उन लोगों से जो अनजान है मेरी जगह लेकर। पर आई एम वेरी एम्बिशियस, एंड माई एम्बिशन इज़ नॉट ग्रीड। पता है, थोड़ी बैक स्टोरी देनी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने अपना पहला कॉलेज छोड़ा था तो 4 महीने में घर नहीं जा पाया था, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मैं 4 महीने दिल्ली में था, और कभी कभी मैं जिम चला जाता था। तो जब भी मैं जिम जाता था तो मेरे जिम जाने के रास्ते में एक मंदिर आता था। मतलब ये बात दिल्ली की नहीं है, मतलब जब मैं दिल्ली 4 महीने रह लिया उसके बाद मुझे कोई कॉलेज मिल गया, क्योंकि फिर मैंने एग्जाम्स लिखे थे और मेरे पापा मम्मी के कहने पे। तो वापस जब मैं अपने होम टाउन, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा रह रहे थे, वहाँ पर आया, तो तब मैं जिम जाता था। और 1 महीने के लिए आया था सामान वगैरह लेने के लिए। आई थिंक 1 महीने भी नहीं, 10-15 दिन होंगे। 1 महीने तो मैंने ऐसे कह दिया, अब याद आया। बट हाँ, मैं जब चल के जाता था जिम, तो मेरे राइट साइड में एक मंदिर हुआ करता था, और मेरे लेफ्ट साइड में एक बोर्ड जिस पे लिखा रहता था 500 किलोमीटर्स टू मुंबई। तो हमेशा मैं चलते चलते, डेली का रूटीन था ये, पहले सबसे पहले भगवान के मंदिर को देखता था, बिना पल के झपकाए दोबारा उस बोर्ड को देखता था, और मतलब भगवान को यही कहता था कि कैसे भी करके मुंबई भेज दो भगवान। ऐसा लगता था कि ये जो सिटी है ना मुझे बुला रही है। सच बताऊंगा, ऐसे कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं कह रहा, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं डिजर्व करता हूँ इधर रहना, और मुझे इधर आना चाहिए। वो नहीं होता कि कुछ तो है जो मेरा इंतजार कर रहा है इधर, अब कर रहा हो नहीं नहीं कर रहा हो, बट मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे। पर आपको याद है मेरी तीसरी विश जो मैंने आपको बताई थी, कि कोई भी चीज़ मुझे मिले लेकिन इतनी आसानी से ना मिले और इतने जल्दी ना मिले। तो लगता है ये सुन लिया उन्होंने। उन्होंने मतलब द ऑल माइटी, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बातें सुनते हैं। तो इसी चलते उनने मुझे मुंबई नहीं भेजा, उससे ठीक 38.6 किलोमीटर्स दूर भेज दिया, और जहाँ पर मैं अभी हूँ बेसिकली। पर जब मैं इधर आया था ना तो मैं खुश था, क्योंकि मुझे पता था मैं डेली मुंबई आराम से जा सकता हूँ जब भी मुझे जाना हो, क्योंकि लोकल ट्रेन चलती हैं यहाँ पर। एंड दैट इज़ अ बिग रिलीफ। वापस आते हैं उस कॉलेज के रास्ते पे जब मैं था, तो जैसे ही मैं अपने पीजी वापस पहुंचा, सबसे पहले मैंने काम किया, दरवाज़ा खोला, उसके बाद मैंने अपना बैग रखा, उसके बाद सबसे पहला असली काम जो मैंने किया वो अपना लैपटॉप खोला और ये सर्च किया कि कहाँ कहाँ मैं हमेशा
फिजिकल ऑडिशंस देने जा सकता हूँ। हमेशा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ही ऑडिशन नहीं देना था, मैं चाहता था कि मैं बहुत सारे ऑडिशंस वगैरह दूँ। तो मैंने सर्च किया और कुछ जगह मैंने फाइनल की, पर जब भी कोई ऐसा टाइप का काम होता है ना, मुझे नींद नहीं आती पूरी रात में, हमेशा जग जग कर। ऐसा नहीं कि मैं सोता नहीं, मैं सोता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं जानबूझ के जग जाता हूँ और जग जग कर मैं वापस उन चीज़ों के बारे में सोचने लगता हूँ। जग जग कर रहे हो तो अगर आपने जग घूमया गाना नहीं सुना तो सुन सकते हो। पता नहीं क्यों बोला है मैंने, बट हाँ। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं मलाड जाऊंगा क्योंकि 10 अगस्त को मलाड का ऑडिशन था एक। ये सोचकर मैं सोने की कोशिश करते करते आधा सोया आधा नहीं सोया, और सुबह के 6:30 बज गए। टाइम का बहुत पक्का हूं मैं, पता है, जैसे ही 6:30 बजे मैं उठा, लेकिन अपने अलार्म बजने से पहले उठा और अलार्म बंद करके वापस सो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अभी और टाइम बाकी है, बहुत टाइम बाकी है, क्योंकि आई थिंक ऑडिशन 1 या 2 बजे का था। मैंने सोचा थोड़ा और सो लूं। 1 घंटा मैं सो पाया हूँ। 7:30 बजते ही मेरे एक दोस्त ने कॉल किया और कॉल करके कहता है मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मैंने कहा ये बात होती है कोई करने की सुबह 7:30 बजे? मैंने कहा काम क्या है तुझे? तो उसने कहा ऐसे ही तुझे कॉल किया। अब ये सब होने के बाद मुझे नींद तो आने नहीं वाली थी, तो मैं फिर उठ गया और अपना रूटीन वगैरह किया। पर जब मैं रूटीन कर रहा था ना, तो मैंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं किया। मैं कहा जैसा हूँ वैसा हूँ, अच्छा नहीं बहुत अच्छा हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी जर्नी हार्ड नहीं है, माई स्टोरी इज़ ग्रेट। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, ये तो मैं अभी कह रहा हूँ, उस टाइम पे मैं अपने रूममेट को उठाने गया था। लकीली ना उस दिन मेरे दोस्त की स्कूटी में पेट्रोल था, तो और वो मुझे छोड़ने के लिए भी मान गया था, तो उसने मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ा जो यहाँ से थोड़ा दूर है। और जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था, उसके पीछे बैठा हुआ था, तो मैं हवा तो ले ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ हवा इन द सेंस जो सामने से आ रही थी, और उसके साथ साथ मैं वो रास्ता भी याद कर रहा था, क्योंकि दोस्त हमेशा छोड़ने थोड़ी आएगा ऑडिशन के लिए, खुद भी जाना पड़ेगा। कितनी बार उसको बोलूँगा। तो स्टेशन तो मैं पहुंच गया, लेकिन पहुंचने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि MI इंडिकेटर नाम का एक ऐप होता है, लेकिन मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया था, तो मुझे चलाना नहीं आ रहा था वो ऐप। और ऐसा नहीं कि मुझे टेक पसंद नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन नया टेक थोड़ा टाइम लगता है टेक्निकल होने में। बट तो जैसे ही मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक अंकल आते हैं, और मुझे अभी भी याद है उन अंकल ने वाइट टी शर्ट पहनी थी और छोटे छोटे बाल थे उनके। और अचानक से आते ही, बिना कोई बात किए, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे कही है वो रूट्स बताई है कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है, तुम्हें कैसे कैसे जाना है। इस आदमी के बीच और मेरे बीच इससे पहले कोई भी बात नहीं हुई, और ये नया आदमी है। आई थिंक इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि मतलब, ऐसे मैं हूँ 19 साल का, पर लोग मुझे कहते हैं तू लगता नहीं है 19 साल का, तो इनको लगा वो एक छोटा बच्चा है, गुमसा हो गया है। पर सच बताऊंगा, ये जो भी हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा भाई आगे मुझे गाइड कर रहा है। ऐसे रियल लाइफ में मेरा एक छोटा भाई है, काश एक छोटी बहन भी होती। पर अब मैं खुश, मैं कहा यार अब तो मुझे रूट्स पता है, अब मुझे बस जाना है और ऑडिशन देके आना है, जिसमें मैं तो हुई मास्टर। जैसे ही मैं ये सोच रहा था, एक साइड में खड़े लड़के ने मुझे रोका और उसने मुझे कहा कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, मतलब आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, आपको इस पे नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्योंकि उन अंकल ने मुझे जो रूट्स बताई थी वो गलत थी। रूट्स ROOTS वाली नहीं, ROUTE, रूट। और मुझे याद है उस लड़के ने ब्लू शर्ट पहनी थी, और उसके भी बहुत छोटे बाल थे, और उसने एक बैकपैक लटका रखा था। तो उसने मुझे बताया कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां से आपको ट्रेन मिलेगी। और पता नहीं कैसे, बट वो अंकल को भी उधर ही जाना था मेरे साथ। उन अंकल को देख के ऐसा लग रहा था या तो उनने पी रखी थी या तो वो रात में सोए नहीं थे, और वो मेरे साथ फिर घुस गए ट्रेन में। अब मैं इतना ज़्यादा नोटिस इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं अकेला था उस टाइम पे, और मैं नई नई जगह जा रहा था, तो क्या ही करता। और अब हम दोनों ट्रेन में हैं, मैं एक ऐसे अनजान आदमी के साथ हूँ जिसके ऊपर मेरा थोड़ा भरोसा है कि अब इसको ही पता है आगे कहाँ जाना है, ये मुझे लेके जाएगा। लेकिन वो आदमी सोने लगा, वो अपनी नींद ले रहा था, और मैं इधर बैठे बैठे टेंस्ड हूँ कि मुझे उतरना कहाँ है, कैसे जाना है। एक तो जिस दिन मैं बैठे बैठे सोना सीख गया ना, मतलब मेरे पापा हमेशा सो जाते हैं बैठे बैठे, क्योंकि वो बहुत थके होते हैं, वो काम करके जब आते हैं तो ही स्लीप्स, बट मैं कभी नहीं सो पाता बैठे बैठे। मैं जब भी ऐसे बैठे बैठे लोगों को सोते हुआ देखता हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जिस दिन मैं बैठे बैठे सोना सीख गया, उस दिन मैं आदमी बन जाऊंगा। और मैं टेंस इसलिए था क्योंकि ट्रेन चेंज करनी थी मुझे, इतना तो मुझे पता था, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है मलाड के लिए। पता नहीं मिलती होगी या नहीं, बट उस टाइम मुझे ऐसा लगा था। पता है, फिर मैंने वही किया जो लोग करते हैं, मैंने गैस मारा कि मुझे थाने उतरना होगा। और मुझे याद है वो अंकल जो थे उनको गोरेगांव जाना था, तो हमारी लेन सेम थी। अब जो लोग मुंबई में नहीं रहते हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे नेम्स हैं, बट ऐसा ही है जो भी है। तो हमारी लेन लेन जो थी वो सेम थी, और ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी मेरे लिए। पर एक चीज़ है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम पर, उधर बैठा हर एक आदमी, मैं जब कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा था। ऐसा मैं ना कुछ दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ऐसा सच में हुआ। क्या हुआ कि एक बुढ़े अंकल बैठे थे, तो उनने
मेरे चेहरे पे ऐसे एल्बो मार दिया, और मैं एक ऐसे एंगल पे बैठा था कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिलूं तो उनका एल्बो ना चाहते हुए भी, उनके ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पे लगना ही था, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। तो जैसे ही उनका एल्बो मेरे चेहरे पे लगा था, मुझे याद है एक आदमी सामने बैठा हुआ था, उसने इतनी गुस्से से देखा है ना उन अंकल की ओर। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये होता नहीं है, सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही है, सब काम से आ रहे होते हैं या काम को जा रहे होते हैं, थके होते हैं सुबह, या तो उठ के जल्दी जा रहे होते हैं या तो काम करके लेट आ रहे होते हैं। तो अपने बारे में ही सोचेगा ना आदमी की मुझे सीट मिल जाए। नोटिस करने से याद आया कि पहली बार उस दिन मैंने ना एक टिकट कलेक्टर को देखा था लोकल ट्रेन में, क्योंकि फर्स्ट क्लास से कनेक्टेड था जहाँ पर मैं बैठा था, उसके सामने फर्स्ट क्लास था, तो वहाँ पर लोग बैठे थे, तो जाके टिकट चेक कर रही थी वो। पहली बार देखा था मैंने लोकल ट्रेन में। ये सब होने के बाद थोड़ा मैं सेंसेस में आया, और मैंने उन अंकल को उठाया, मैंने कहा थाने आने वाला है एक स्टेशन पहले, और उनने नॉड किया। फिर हम थाने उतर गए जब वो आया, और अब मैं एक स्टेशन पे अनजान आदमी के साथ खड़ा हूँ, पर उस आदमी के बारे में मैं ये जानता हूँ कि ये सो जाता है। 100% उन्होंने पी रखी थी। हमारा टारगेट एक्चुअली ये था कि हमें फास्ट ट्रेन पकड़ना है, और जब हम उधर खड़े थे अगली, और लकीली उसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी ट्रेन, तो जब हम उधर खड़े थे तो बहुत भीड़ जमा हो गई थी। मैंने देखा कि सब लोग पीछे से बैग अपना आगे रख रहे हैं, ताकि आई थिंक सामान चोरी ना हो जाए और उनका बैग पीछे ना छूट जाए। और मैंने भी उनको देख के ऐसे करने की कोशिश करी। ट्रेन आई, ट्रेन चली गई, मैं कोशिश ही करता रह गया, और मेरी वो ट्रेन छूट गई। मेरे साथ साथ उन अंकल की भी छूट गई। ट्रेन जा रही है, पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो रहा है, एक चप्पल मुझे बस दिख रहा है इधर किसी का छूटा हुआ। और ये सब जब मैं सोच रहा था तो पीछे से एक अंकल आते हैं, ही वॉज अ मुस्लिम मैन। उनने ट्रेडिशनल मुस्लिम अटायर पहन रखा था, एंड वो आके हम दोनों के साइड में खड़े हो गए। तो जब वो अंकल मेरे साइड में आके खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुर्ला कैसे जाते हैं, तो उनको कुर्ला जाना था और हमें दादर जाना था। इतनी सारी स्टेशन का नाम बता रहा हूँ, प्लीज़ जो जो भी मुंबई से नहीं है इनके इसके बारे में मत सोचो, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। पर मैं कहा अब मैं किसी से नहीं पूछूंगा। अपना एम आई इंडिकेटर ऐप निकाला मैंने, कैसे कैसे करके मैंने रूट्स पता किए। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मैं एग्जैजुरेट करके बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे लिए मुश्किल हो गया था। उनकी हेल्प करने के चक्कर में मुझे पता चल गया कि जो ट्रेन CSMT जाएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी, और उसके लेन में कुर्ला और दादर दोनों ही आ जाएगा, तो उनके साथ साथ मेरा भी फायदा हो गया। 9:27 पे मैंने ये देखा, 9:30 पे वो ट्रेन आने वाली थी और वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थी। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए 3 आदमी तेजी से भागे हैं उसके ओर, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इस बार तो भागना ही पड़ा, क्योंकि ट्रेन मिस नहीं करनी थी, क्योंकि पहले मिस हो गई थी एक। और कैसे कैसे करके हम चढ़ गए ट्रेन पे। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो अंकल थे, जो मुस्लिम अंकल थे, वो बहुत बहुत काइंड हार्टेड थे। वो सबको अपनी सीट्स ऑफर कर रहे थे। 2 बार उनने सीट ऑफर करी अपनी, 2 बार बैठे भी थे, दोनों बार उठ गए। पहली बार किसी एक ओल्ड लेडी के लिए, और दूसरी बार किसी एक ओल्ड मैन के लिए। तो ही वॉज नॉट अ फेमिनिस्ट, उन्होंने दोनों की मदद की। उनको कुर्ला जाना था, जैसे ही कुर्ला आने वाला था मैंने उनको कहा कि भैया कुर्ला है नेक्स्ट स्टेशन। तो विद अ ब्राइट स्माइल ऑन हिज फेस उन्होंने मुझे देख के कहा थैंक यू साहब, और जहाँ भी आप जा रहे हो अपनी जीवन में तरक्की करना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। और ये काफ़ी ना शॉकिंग सी बात थी मेरे लिए, क्योंकि बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे मैं कुछ भी बना नहीं रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ बस, और कोई कहानी नहीं बना रहा। जैसे ही मैं फिर दादर पहुंचा, दादर पे उतरा, उन अंकल को दादर ही जाना था, तो उनका और मेरा बाय बाय हो गया। उसके बाद दादर से मलाड के लिए मैंने ट्रेन ली। मैं जानता हूँ थोड़ा बेवकूफ़ी वाला रास्ता है, बट माफ़ कर दो, अब जैसा है वैसा है। मैं मलाड स्टेशन पे उतरा, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। मुझे कहीं ऑटो या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी, ऑटो तो चलता भी नहीं है इधर, कैब या रैपिडो जो भी है वो लेने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं चलते चलते उस कंपनी के ऑफिस के नीचे पहुंच गया, जो कि एक बिल्डिंग जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था उधर लोग रहते हैं। और मैंने वॉचमैन से पूछा कहाँ जाना है, उन्होंने बोला कि आपको अंदर जाना है ऑब्वियसली। तो फिर मैं अंदर चला गया, और उधर जाके मैं 1 घंटे बस बैठा हूँ, अपना नाम लिखने के बाद और अपना इंस्टाग्राम आईडी लिखने के बाद, जिसपे सिर्फ 82 फॉलोअर्स थे उस टाइम पे। जाके बस बैठ गया मैं, और इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब लोग मुझे बुलाएंगे, अब कुछ होगा। इंतज़ार करते करते मैंने बस ये देखा है कि मुझसे उम्र में कम से कम 20 या 25 साल बड़े लोग, 10-15 मेरे सामने आकर बैठते जा रहे हैं और इंतज़ार करते जा रहे हैं। इसी बीच मैंने एक आंटी से बात करने की कोशिश करी। उनने मुझे बताया कि उनने काफ़ी सारे जगह ऑडिशंस दे रखे हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ये उनका आई थिंक 30th ऑडिशन है, 30। और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मुझे बता सकते हो और जगह जहाँ पर मैं ऑडिशन दे सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी जगहों का नाम बताया। मुकेश छाबरा कास्टिंग एजेंसी। जब मैं उनसे ये सब बात कर रहा था तो पीछे से एक दीदी आई। एक्चुअली पीछे से नहीं, क्योंकि मैं दीवार के ऊपर बैठा था, तो सामने से एक दीदी आई और उनने मुझे कहा कि बात नहीं करनी है इधर, और मेरे हाथ में स्क्रिप्ट दे दिया।
और वो स्क्रिप्ट था मैं टेलीफोन पे किसी से बात कर रहा हूँ और मुझे बात करते करते बात करने की एक्टिंग करनी है कैमरा के सामने। तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो जो अंकल आंटी बैठे हुए हैं उनको सब बुला रहे हैं और उनका ऑडिशन हो रहा है और मैं बस बैठ के देख रहा हूँ सबका ऑडिशन होते हुए, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत छोटी थी तो मुझे जल्दी याद हो गई थी, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्क्रिप्ट बहुत छोटी थी तो मुझे जल्दी याद हो गई, और फिर मैं बैठ के लोगों को देख रहा हूँ ऑडिशन होते हुए उनका, क्योंकि वो एक केबिन में हो रहा था अंदर, एक छोटी केबिन में, 2 केबिन थी, एक में ऑडिशन हो रहा था, एक में उनके सीनियर कोई बैठे हुए थे। अचानक से मेरा नाम सुनाई दिया मुझे और उनने मुझे अंदर बुलाया। एक बड़ा सा कैमरा लगा हुआ था, बस एक ही कैमरा था, सामने एक लाइट थी और पीछे उसके एक असिस्टेंट खड़े थे और उन्होंने मुझे कहा कि आपको कैमरे में देख के एक्टिंग करनी है। सबसे पहले तो मैंने इतनी रियल एक्टिंग करी कि मैं कॉल पे ऐसे देख के बात कर रहा हूँ ऊपर ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉल पे किसी एक जगह देख के थोड़ी बात करते हो आप इधर उधर। तो मैं कैमरे में नहीं देख रहा था और मैं कॉल पे बात करने की एक्टिंग कर रहा था। उनने मुझे बीच में रोका, इतना सही चल रहा था, उनने मुझे बीच में रोका और उन्होंने कहा कि आपको कैमरे में देखना है। फिर मैंने कैमरे पे देखते हुए कॉल पे बात करने की एक्टिंग की, और जैसे ही मैं बाहर गया वो सारे लोगों ने तालियां बजाई है। आई स्वेयर मैं झूठ नहीं कह रहा, उन्होंने तालियां बजाई, उन्होंने मेरी तारीफ करी। पर फिर वो दीदी आ गई और उन्होंने कहा कि बात नहीं करनी, तो मेरी तारीफ भी पूरी नहीं हो पाई। फिर बैठ गया मैं उधर जाके। 10 मिनट बैठने के बाद फिर से वो दीदी आई और उनने मुझे वो केबिन की ओर जाने को कहा, जहाँ उनके एक सीनियर कोई बैठे हुए थे। जैसे ही मैं उनके पास गया मुझे पता था कि ये पैसे मांगने वाले हैं, क्योंकि जैसा माहौल था आसपास का मुझे समझ में आ गया था सब कुछ। उनने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, हमने आपका देखा भी, रिव्यू करा, और आपको हम कैडबरी का ऐड सजेस्ट करते हैं, तो क्या आप करना चाहेंगे? मैंने कहा ऑब्वियसली, अगर आप सजेस्ट कर रहे हो तो मैं आपका सजेशन लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सजेशन लेने से पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर से वही ट्रेनिंग वाली चीज़ें, उनको पता नहीं है मैं पहले कर चुका हूँ ट्रेनिंग वो जॉब वाली वीडियो में। तो 4,000 नहीं थे इस बार, आई थिंक 8,000 थे। 8,000 के आसपास उन्होंने मुझसे मांगे। ऑब्वियसली मैंने मना कर दिया और फिर मैं बाहर निकल गया। बहुत रोकने की कोशिश करी, अभी तक वो लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, आई बी ऑनेस्ट, व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा नंबर था उनके पास। फिर मैंने ब्लॉक कर दिया उनका नंबर। पर देखो, एक स्कैम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे स्कैम होते हैं। वो आंटी ने मुझे जो जो लोकेशन बताई थी, मैंने सोचा कि उनमें से एक में अभी मैं चले जाता हूँ, क्योंकि बाकी जो उन्होंने बताई थी वो अलग ही रास्ते पे थे, तो मुझे वापस ट्रेन लेना पड़ता। मैंने कहा यहाँ से मैं ऑटो लेकर आराम नगर तो जा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मुकेश छाबरा कास्टिंग एजेंसी के बारे में बताया था, या जो भी आप कहो। तो मैं गया बाहर, ऑटो लिया मैंने और मैं चला गया आराम नगर। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर सिर्फ एक कास्टिंग कंपनी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी कास्टिंग कंपनी, एजेंसी, जो भी आप कहो, है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हो गया कि मैं कहा एक नहीं तो दो सही, दो नहीं तो तीन, और यहाँ तो 3 से ज़्यादा है। तो मैंने डिसाइड किया कि जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लो। ये उसी टाइम की वीडियो है जब मैं उधर पहुँचा था। और तो मैं मुकेश छाबरा कास्टिंग एजेंसी के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ और यहाँ पर सारे जो हर जगह आप देखोगे तो वहाँ पर कोई ना कोई कास्टिंग वाला ही है। यहीं यहाँ पर आके ऐसा इतनी खुशी मिलती है। फिर पता है मैं एक एक करके गया सारी कास्टिंग एजेंसीज में, और मुझे पता चला कि आज सारी बंद है। लेकिन फिर भी होप सा था, एक दिल में होप थी कि हो सकता है कोई ना कोई तो खुली हो। इसी होप को दिल में लिए जब मैं आगे चल रहा था तो मुझे पता चला कि एक थिएटर ग्रुप खुला है जिसका नाम है एम्ब्रोशिया थिएटर ग्रुप। पता नहीं मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ सही या नहीं, बट जब मैं इसके सामने पहुंचा तो नीचे रेस्टोरेंट सा था और लोग उधर बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि मैंने साइन तो देख लिया था तो मुझे पता था कि इधर ही है। लेकिन वो एक सीढ़ी ऊपर था, नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर थिएटर। और सही है, एक भैया मिले मुझे उधर, वो उधर काम कर रहे थे, मुझे लगा कि मैं इनसे पूछ लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये भी बंद है आज। तो मैंने उन भैया से कहा कि आपको और कोई पता है इधर आसपास कास्टिंग एजेंसीज या कंपनी जो आज खुली हो? तो उन्होंने कहा कि आज तो सारी बंद होंगी। तो काफ़ी कोशिश की मैंने उनसे बात करने की, और मेरी कोशिश थोड़ी सक्सेसफुल हो गई। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। पता चला कि उधर काम भी करते हैं और वो बहुत एक्सपीरियंस भी थे। वो अपने घर को छोड़ के आए थे मुंबई थिएटर करने, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस लेने, और बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज में उनने ऑडिशन दिया था। और ये सब बातें उनने मुझे बताई। उनने मुझे 2 चीज़ बताई, उनसे मैंने 2 चीज़ सीखी। पहली चीज़ जो मैंने सीखी या जानी वो ये थी कि जो थिएटर ग्रुप में था मैं, वो एक इवेंट करवाता है स्टोरी टेलिंग का। तो ये तो मेरा डेट फिक्स हो गया था कि मैं इसमें तो पक्का जाऊंगा, और इसमें मैं गया भी था, तो इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। और दूसरी चीज़ मुझे ये बताई उनने कि काफ़ी सारी कास्टिंग एजेंसीज में जिसमें उनने ऑडिशन दिया था उसमें से काफ़ी सारी फेक होती हैं। तो उनने मुझे कम से कम 10 कास्टिंग एजेंसीज की इंस्टाग्राम हैंडल या इंस्टाग्राम पेज दिया, और उनको मैंने फॉलो कर लिया। उन भैया को भी मैंने फॉलो कर लिया। और मैंने कहा था ना
कि जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है वहीं पर अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तो आपको बस अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत होती है सही तरीके से। कुछ ये सारी इन्फॉर्मेशंस लेके थोड़ा और वहाँ घूम के बारिश का इंतज़ार करते करते बारिश एक्चुअली हो गई और मैं वहाँ से फिर निकल गया। जब मैं जा रहा था तो एक मंदिर दिखा मुझे, उस मंदिर में मैं चप्पल खोल के जाके बैठ गया थोड़ी देर, और थोड़ी देर इन द सेंस 5 मिनट, और फिर वापस मैं अपने पीजी आने की ओर चला गया। ऐसे ही कुछ ख़त्म हो गया मेरा वो दिन। लंबा दिन था और उस दिन से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, बहुत सारे नए लोगों से मैं मिला था और मुझे पता चला कि मुझे नए लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी उनमें से पहली चीज़ ये थी कि कभी कभी अनजान पर आपको ट्रस्ट कर लेना चाहिए। क्या पता वो आपको कहीं ले जाए, अच्छी जगह ले जाए, लेकिन हमेशा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप केपेबल हो तो करना चाहिए, पर सब गलत नहीं होते और सबके इंटेंशंस गलत नहीं होते। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, कभी कभी वहीं पर वो अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती हैं, आपको बस अच्छे से देखने की ज़रूरत होती है। तीसरी ये सीखी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए और यू शुड ऑलवेज शो अप टू प्लेसेस। उन आंटी से मैंने ये सीखा, मैंने आपको बताया था ना, उनने इतने सारे जगह ऑडिशन दिए थे, 30 हो गए थे, लेकिन फिर भी वो दे रही थी और उनकी उम्र आई थिंक 35 तो होगी। और जो भी लोग मेरे साथ उधर बैठे थे वो मुझसे 20-25 साल बड़े थे, जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर भी वो लोग ऑडिशन देने आए थे। और पर सच बताऊं, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन मैं कभी दोबारा ऐसे वापस ऑडिशन देने के लिए नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऑडिशन नहीं देना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि वो लोग मुझे चाहें। और ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये जो भी है, जितने भी लोग ऑडिशन देते हैं, यू हैव टू, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। सब जानते हैं कि हकदार को ही मिलना चाहिए वो काम जो वो कर सके। पर मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि मुझे पूरी दुनिया जाने। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऑडिशन देने नहीं जाऊँगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑडिशन नहीं देना चाहता, मैं ऑब्वियसली देना चाहता हूँ, बट काम के हकदार हो गए तो काम आपको ढूंढते ढूंढते आ ही जाता है। लेकिन ये सोचते ही अगर आप बस बैठ के काम का इंतज़ार करोगे तो नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट। मैंने कहा ना, ये सारी जितनी भी गाइडेंस है मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे देता है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि वो मुझे बताता है कि अभी आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है, अभी आपको ऑडिशन देने जाना है, अभी आपको बिजनेस करना है, जो भी है। तो आई लर्न फ्रॉम माई फ्यूचर सेल्फ, बिकॉज उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। ये मत समझना कि मैं अभिमानी हूँ, अगर आप समझ भी लोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभिमानी नहीं हूँ। मेरा अभिमान मेरे स्वाभिमान को बचाने के लिए आता है, और हमेशा नहीं आता है, दिल अच्छा है मेरा। लेकिन I'll always look forward to work and I'll always look forward to learn. I want to work and I want to learn, I want to earn, and that's it. कुछ ऐसे गया था मेरा वो दिन। एक आदत मुझे ना अपनी सुधारनी पड़ेगी। जब भी मैं ऐसे कुछ करता हूँ या जब भी कोई काम करता हूँ तो मैं खाना वगैरह नहीं खाता हूँ, मैं खाने को साइड रख देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं, ऐसा दिमाग में है। तो उस दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे याद आए कि हाँ, मुझे खाना खाना होता है। और ये मत समझना कि ये सारी कहानी या ये सारी स्टोरीज बता के जो मेरे साथ हुई है, मैं आपसे सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी सिंपैथी नहीं देनी चाहिए, चाहे आपकी स्टोरी कितनी भी हार्ड हो। ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आपके जीवन में लिखी गई है। मैंने डिसाइड किया ये वीडियो इसलिए बनाने का क्योंकि 2 दिन पहले मेरे फैमिली वालों को पता चल गया कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। और उनको ऐसे पता चला कि मेरे जो पापा मम्मी के दोस्त हैं वो उनको कॉल करके बता रहे थे मेरे बारे में। और मेरी मम्मी मुझे कह रही थी कि वो हंस रहे थे मेरे ऊपर, या कुछ मेरे बारे में जोक्स क्रैक कर रहे थे या दूसरे लोग को बताने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया पर्सनली और मुझे बताया कि अपने बारे में सब कुछ शेयर मत किया करो। मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि दूसरे क्या कह रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर लोग नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, मतलब उनको कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनके कहने से मुझे कुछ नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं वो क्या कह रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आया मैंने क्या कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल बात, अगर मम्मी पापा या मेरा छोटा भाई, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इट डज़ नॉट मैटर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या बात कर रहा है या मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें उनके साथ नहीं रहना है पूरी लाइफ। अपनी लाइफ डिफरेंट होगी, एंड आई विल मेक श्योर दैट। ट्राई करते करते मर जाऊंगा। मैंने कहा था ना कि
अगर हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राई करते करते मर जाऊंगा, लेकिन बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरी उम्र थी और मैंने नहीं किया वो सारी चीज़ें जो मैं कर सकता था। तो दूसरों की बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर अगर आप दूसरों की बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और मुझे ये सोच के बताओगे कि मैं चेंज कर लूँगा दूसरों की वजह से अपने आप को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं वही करूँगा जो मुझे करना है और मैं करते रहूँगा, चाहे वो सही लगे या गलत लगे, वो मेरे हिसाब से होगा, मेरी लाइफ में होगा। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ वो आप लोग को बाद में जाके बेनिफिट हो, इसलिए मैं वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोग को खुश देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अपने आप को उदास मत करो दूसरों की बात सुनकर। दूसरे तो कहते ही रहते हैं। 3 चीज़ हो सकती है लाइफ में, या तो यू लर्न, यू ग्रो और यू फोल्ड। ग्रो और लर्न साथ में हो सकता है, ग्रो और फोल्ड साथ में नहीं हो सकता। फोल्ड इन द सेंस आप हार गए, और मैं हारता नहीं क्योंकि मैं बहुत पहले ही हार चुका हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी होने वाला है वो सिर्फ जीत होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं हार के बारे में सोचना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने आपको कहा, चाहे जितनी भी बातें मैं करता हूँ इसका कोई मायने ना हो आगे जाके, ये मेरी लाइफ अच्छी ना हो आगे जाके, लेकिन मैं हर वो चीज़ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, और मैं अपने हिसाब से करूँगा। ये मेरी लाइफ है और मैं अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ। फिर चाहे आगे जाकर मैं उन डिसीजंस की वजह से अपनी लाइफ में अच्छी जगह पे ना पहुँच पाऊँ, क्योंकि आखिर में तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा ना कि मैंने डिसीजंस खुद लिए थे और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। तो वही है, मम्मी पापा, जस्ट बी हैप्पी। आपका बेटा बहुत नाम कमाने वाला है, और दूसरों की ज़्यादा बात मत सुनो। और काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि तू इतने लेट लेट वीडियो क्यों अपलोड करता है 3-3 दिन पे। वो एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम है अभी 13 तारीख को, तो मैं उसके लिए पढ़ भी नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मुझे देखना है, वीडियोज़ अगर आपने मेरी सारी देख ली है फिर भी आपको मुझे देखने का मन कर रहा है, तो रात होने का इंतज़ार करो। आसमान में देखो, आपको एक तारा नज़र आएगा।